हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल जीत का ताज का 7वां भाग। वो 5 थे: देवराज चौहान, जगमोहन, बाकेलाल राठौर, रुस्तम राव और करमपाल सिंह। करमपाल सिंह कार ड्राइव कर रहा था। बाकेलाल राठौर बार बार मूछ के कोने मरोड़ने लगता। रुस्तम राव शांत बैठा था। जगमोहन के होंठ भिजे हुए थे और रह रहकर वो बेचैनी से पहलू बदलने लगता। देवराज चौहान का चेहरा सपाट नजर आ रहा था, परंतु आंखों में कठोरता थी। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो सब होशियार बंद थे। दिन के 10 बज रहे थे। कार तेज़ रफ्तार पर थी। देर हो जाने की वजह करमपाल सिंह ही था, जिस तक बाकेलाल राठौर का मैसेज देर से पहुंचा, क्योंकि वह खास जगह व्यस्त था। उसके आते ही सब कार में बैठे और करमपाल सिंह ने कार को उधर की तरफ दौड़ा दिया जिधर बंगाली के ठिकाने पर मोना चौधरी मौजूद थे। मोना चौधरी वहाँ पर ना हुई। उसे ठिकाना बदल लिया हो तो? जगमोहन ने बेचैनी से पूछा। वो वहीं होगी। करमपाल सिंह शब्दों पर जोर देकर कह उठा। मेरी निगाहों में अभी तक ऐसी कोई वजह पैदा नहीं हुई कि वो अपना ठिकाना बदल ले। जगमोहन को बात जची। वहाँ पर बंगाली के कितने आदमी मौजूद हो सकते हैं? जगमोहन ने पूछा। कह नहीं सकता, करमपाल सिंह ने जवाब दिया। वहाँ एक दो से ज़्यादा आदमी नहीं होंगे। देवराज चांद बोला। वो कैसे? मोना चौधरी बंगाली के आदमी की फौज साथ नहीं रखेगी, देवराज चांद ने पक्के स्वर में कहा। देवराज चांद ठीक बोलता है बाप, रुस्ताना ने सिर हिलाया। इब तो मोना चौधरी को वट वट के रख दमंगा। बाकेला राठौर की आवाज़ में खतरनाक भाव थे। करीब 45 मिनट के बाद करमपाल सिंह ने एक कॉलोनी के बीच सड़क के किनारे कार रोकी और इंजन बंद कर दिया। यहाँ कार काय को रोको हो कर में? बाके, कुछ आगे वो मकान है जहाँ मोना चौधरी मौजूद है, करमपाल सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। तब वो तो बढ़िया बात हो गई। सब कार से निकले। बाप, रुस्तम राव ने आगे जाती मकानों की कतार को देखा। किधर को हिला वो मकान? कुछ आगे। करमपाल सिंह ने कहने के साथ ही बाकेलाल राठौर को देखा। बाके, यहाँ से आगे मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा सकूँगा। वो ठिकाना बंगाली के हिस्से में आया है। मैं साथ रहा और उसे मालूम पड़ गया तो उसके और मेरे बीच दुश्मनी पैदा हो जाएगी। हमको थारी ज़रूरत भी ना हो गई, हम पहले ही ज़्यादा हो गए। वो मकान बता किधर हो गए? बताता हूँ, पहले उस मकान का नक्शा सुन लो ताकि जाने में आसानी हो। कहने के साथ ही करमपाल सिंह ने उस मकान का नक्शा समझाया जहाँ मोना चौधरी मौजूद थी। समझो, इब तुम्हारे को मकान के बारे में बतायो कि ना? बाकेलाल राठौर का सर उखड़ा। मकानों को इसी लाइन में 25-30 मकान छोड़कर पीले रंग का बड़ा सा गेट नज़र आएगा। वो मकान का नंबर भी होवे कि ना होवे? 15 नंबर। ठीक हो, तुम यहीं पे खड़े रहो, हम अभी बढ़ के आयो। बेचारों आगे बढ़ गए। रात भर मोना चौधरी, महाजन और पारसनाथ जागते रहे। इस वक्त वो थके हुए आराम कर रहे होंगे। देवराज चौहान की आवाज़ में खतरनाक भाव थे। इस बात का हमें फ़ायदा होगा, वो इतने सतर्क नहीं होंगे जितने कि अक्सर होते होंगे। पाली रात भर सोया था, इसलिए सुबह 7 बजे जब उठा तो वो पूरी तरह फ्रेश था। हर बीतते दिन के साथ उसके कंधे का जख्म ठीक होता जा रहा था। पारसनाथ और महाजन गहरी नींद में डूब चुके थे। बंगाली भी वहीं सो गया था। मोना चौधरी भी नींद के लिए बेड पर लेटी थी, परंतु 2 घंटे नींद लेने के बाद आँख खुल गई थी। मस्तिष्क में एक ही नाम था, देवराज चौहान, जो कि हाथ आकर भी बच निकला था। यही बात जहन में घूम रही थी, इसी वजह से 2 घंटे से ज़्यादा नींद न ले पाई थी। 2 घंटे की नींद लेकर आंखों और मस्तिष्क को कुछ तो चैन मिला था। वह उठ बैठी और सोचों में सिर्फ यही बात कि देवराज चौहान को किस तरह इस बात का एहसास दिलाए कि वो उससे ज़्यादा नहीं है, दमखम वाला, फिर उसे ख़त्म कर दे। वो जब भी उसके रास्ते में आता था तब तभी जीत हार का मसला अधूरा रह जाता था। पहली बार जब अमित को लेकर दोनों आमने सामने खड़े हुए थे तो भी अमित का मामला एक तरफ होकर उन दोनों का ज़ाती मामला बन गया था, और अब भी करमपाल सिंह और बंगाली की काली फाइल की खींचातानी को उन्होंने अपना ज़ाती मामला बना लिया था। और बात अब बढ़ते बढ़ते बढ़ गई थी। अमित के बारे में जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित 2 उपन्यास, हमला एवं जालिम। मोना चौधरी पाली के पास पहुंची। पाली मुस्कुराया। रात को तुम लोगों की वापसी बहुत देर से हुई? वो बोला। हाँ, दवा लेकर मैं सो गया था, इसलिए तुम लोगों के आने पर आँख नहीं खुली। पाली ने कहा। खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं है? नाश्ता भी नहीं मिला? आज बंगाली का कोई आदमी नहीं आया नाश्ता बनाने के लिए। मोना चौधरी शांत थी। बाकी सब कहाँ? नींद ले रहे हैं। मैं चाय बनाने जा रही हूँ, पीनी है तो बता दो। हाँ, पी लूँगा। पाली ने मोना चौधरी को देखा। लेकिन तुम लोग लौटे कब? दिन निकलने पर। ओह, मतलब कि रात भर किसी काम में व्यस्त रहे? पाली के होठों से निकला। ऐसे ही समझो। क्या किया रात को? तुम्हारे जानने वाली कोई बात नहीं है। मोना चौधरी बरबसी मुस्कुराई। माना, लेकिन बताने में कोई हर्ज ना हो तो बता दो। क्षणिक चुप्पी के बाद मोना चौधरी ने बीती रात की सारी बातें पाली को बताईं। सुनकर पाली गंभीर हो गया। हालातों ने बहुत खतरनाक रुख ले लिया, पाली बोला। मुझे तो मालूम ही नहीं था कि जहाँ तुम मुझे ले जा रही हो वो शंकर भाई का बंगला है।
मालूम होता तो तुम्हें अच्छी तरह समझाते थे कि शंकर भाई कितना ज़्यादा डेंजरस आदमी है। तुम उसके ढेर सारे गनमैनों को मार चुकी हो, वो ये बात भूलेगा नहीं और तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। उसके आदमी यकीनन इस वक्त तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मोना चौधरी के होठों पर मुस्कान उभरी। दूसरी तरफ देवराज चौहान है, जो कि अकेला होते हुए किसी तरफ से शंकर भाई से कम दम नहीं रखता। माना कि तुम भी हस्ती हो, लेकिन दोनों को एक साथ दुश्मन बनाकर पूरा सौदा नुकसान का ही है। मोना चौधरी के होठों पर छाई मुस्कान जहरीलेपन में बदल गई। चिंता मत करो, मैं दोनों को संभाल लूँगी। मोना चौधरी की आवाज़ में खतरनाक भाव उभरे। पाली कई पलों तक मोना चौधरी को देखता रहा। उस रात जब हमने शंकर भाई के बंगले में प्रवेश किया था, पाली की आवाज़ में बेचैनी आ गई। तो मेरी जेब में तब एक पर्स था, जो कि अब नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो पर्स शंकर भाई के यहाँ ही गिरा है, और उसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसमें मेरी तस्वीर और मेरा पता है। ऐसे में शंकर भाई को मालूम हो गया होगा कि मैं भी उसके बंगले में आया था। वो मुझे भी ढूंढ रहा हो सकता है। तुम कहती हो कि दोनों को संभाल लोगी, माना, लेकिन मैं शंकर भाई जैसे इंसान से नहीं बचा रह सकता। मौका लगा तो शंकर भाई को साफ करके तुम्हारे सिर से खतरा हटा दूंगी। पाली ने अजीब सी निगाहों से मोना चौधरी को देखा। शंकर भाई को ख़त्म करने की सोचना भी पागलपन होगा। उसे जब वो मेरे सामने आए तो आसानी से ख़त्म हो जाएगा। अगर उसके आदमियों ने बार बार मेरा रास्ता काटने की चेष्टा की तो मैं शंकर भाई के पास पहुंचकर उसे ख़त्म करने का दम रखती हूँ। इस बारे में तुम फिक्र करना छोड़ दो। मोना चौधरी की आवाज़ में क्रूरता आ गई। मेरे लिए ये मसले रोज़ के हैं, ज़िंदगी भर के हैं। इन रास्तों को तय करते हुए ही मेरी ज़िंदगी निकल रही है। लेकिन मेरे लिए शंकर भाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण देवराज चौहान है। उसे शिकस्त देकर इस बात का एहसास कराना ज़रूरी है कि वो मुझसे नहीं जीत सकता, और वो शिकस्त बेशक मौत के रूप में ही क्यों ना हो। पाली मोना चौधरी के दरिंदगी से भरे चेहरे को देखने लगा। देवराज चौहान से तुम्हारी कोई जाति दुश्मनी है? नहीं। तो फिर उसे शिकस्त देना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण क्यों? इसलिए कि मेरा टकराव आज तक जिससे हुआ, हाथों हाथ हार जीत का फैसला हो गया। लेकिन देवराज चौहान से ऐसा नहीं हो सका, या फिर यूँ समझ लो कि वो मेरे हाथ के नीचे नहीं आ सका। एक बार पहले वो मेरे मुकाबले पर आया था, लेकिन हम दोनों में फैसला नहीं हो सका, और अब दूसरी बार देवराज चौहान मेरे सामने है। और इस वक्त का मुझे कब से इंतज़ार था। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मैं देवराज चौहान को पार कर जाऊंगी। पाली की गंभीर निगाह मोना चौधरी पर थी। हो सकता है वो तुम्हें पार कर ले, पाली बोला। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोना चौधरी के दांत भिज गए। बात तो किनारे लगी कि कौन ज़्यादा दम रखता है। पाली अजीब सी निगाहों से मोना चौधरी को देखने लगा। अगर तुम देवराज चौहान के हाथों हार गई तो तुम्हें दुख नहीं होगा? कि दुख क्यों होगा? एक ने तो हार नहीं है, और मैं चाहती हूँ ये काम फ़ौरन हो जाए। किसी काम में ज़्यादा वक्त ख़राब करना मेरी आदत नहीं। मोना चौधरी ने दांत भींच कर कहा। पाली हौले से मुस्कुरा पड़ा। बहुत अजीब आदत है तुम्हारी। तुम फ़ौरन फैसला चाहती हो, बेशक वो जीत में हो या हार में। मोना चौधरी चाय बनाने के लिए किचन की तरफ बढ़ गई। पाली बेड से उठा और हाथ मुंह धोने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गया। घायल कंधे वाला हाथ गले में बंधी लटक रही पट्टी के बीच फंसा था। मोना चौधरी चाय गिलासों में डालकर हटी थी कि मात्र एक क्षण के लिए वो जड़ होकर रह गई। निगाहें किचन की खिड़की पर लगी ग्रिल में से उतरती बाहरी गेट पर जा पहुंची, जहां उसे देवराज चौहान, जगमोहन, बाकेला, लटौर, रुस्तम एकाएक नजर आए। मोना चौधरी के देखते ही देखते उन्होंने बंद गेट को धक्का दिया, जो कि भीतर से बंद था, नहीं खुला। उसे देखते देखते देवराज चौहान ने गेट की ग्रिल में हाथ डाला और भीतर लगी गेट की सिटकनी तलाश करने लगा ताकि गेट खोल सके। मोना चौधरी ने सिर पर मंडराते खतरे को फौरन महसूस किया। वो जानती थी कि अगर ये चारों भीतर आ गए तो वे भीतर बंद होकर ज़्यादा देर का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। मोना चौधरी ने फुर्ती के साथ कपड़ों में से रिवॉल्वर निकाला और उसकी नाल खिड़की की ग्रिल से बाहर निकालकर ट्रिगर दबा दिया। धमाके की तीव्र आवाज़ गूंजी। गोली ने गेट से टकराकर तीव्र आवाज़ की। इस फायर का नतीजा ये निकला कि गेट पर नज़र आ रहे वे चारों तुरंत इधर उधर हो गए। मोना चौधरी बिचे दांतों से गेट को ही देखती रही। फायर की आवाज़ सुनकर पारसनाथ, महाजन और पाली किचन में आ पहुंचे। क्या हुआ? महाजन की आंखें नींद से भरी हुई थी। मोना चौधरी की निगाह एक टक खिड़की में होती बाहरी गेट पर थी। गेट पर देवराज चौहान, जगमोहन, बाके और रुस्तराव हैं। मोना चौधरी की आवाज़ में खूंखारता भरी हुई थी। उनको मालूम हो चुका है कि हम यहाँ हैं? उनको कैसे मालूम हो सकता है? पारसनाथ ने सपाट स्वर में कहा। बंगाली भीतर प्रवेश करते हुए बोला। करमपाल सिंह ने बताया होगा। हम दोनों पहले साथ काम करते थे और एक दूसरे की हरकतों से बखूबी वाकिफ़ रहे हैं। उसने मालूम कर लिया होगा कि तुम लोग यहाँ हो। 2 पलों के लिए वहाँ खतरनाक खामोशी रही। वो यहाँ तक आ गए तो हर हाल में हमें घेरेंगे और हम घर के भीतर हैं। हमारे पास करने को कुछ खास नहीं होगा, जबकि वे लोग खुले में और हर तरह से एक्शन में आ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर फ़ौरन पोजीशन ले लो। महाजन और पारसनाथ जल्दी से बाहर निकल गए। पाली का चेहरा कठोर हो चुका था। वो बंगाली से बोला, मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है, अभी मेरा बायां हाथ सलामत है। भीतर पड़िए, ले लो। बंगाली की आंखों में भी खतरनाक भाव मचल रहे थे। पाली बाहर निकलता चला गया। मोना चौधरी की निगाह बराबर बाहर गेट पर थी।
फायर के बाद चारों में से कोई नज़र नहीं आया। मोना चौधरी, बंगाली के दांत भिजे हुए थे। हमें ये जगह लड़ाई के फैसले से पहले छोड़नी हो रही। क्यों? ये रिहायशी जगह, मकान है, लोग रहते हैं। फायरिंग की आवाज़ शुरू होते ही पुलिस यहाँ फ़ौरन यहाँ पहुँचेगी। ये मकान तो शरीफों की तरह रहने के लिए मैंने ठिकाना बना रखा है, और मैं नहीं चाहता कि पुलिस के आने पर उससे झगड़ा करना पड़े। कई पुलिस वाले जानते हैं कि यहाँ ठिकाना मेरा है। मैं पुलिस वालों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि यहाँ मेरे धंधे जमे जमाए हैं। देवराज चौहान और बाकी सब समझ चुके थे कि मोना चौधरी और इसके साथियों को उनकी मौजूदगी का एहसास हो चुका है। एकाएक उनके बारे में मालूम हो जाने का मतलब था कि उन्हें आशंका थी कि वे लोग हमला बोलने आ सकते हैं, और कोई निगरानी पर बैठा हो, या फिर उनके बारे में मालूम हो जाने को इत्तेफाक भी कहा जा सकता है कि यूं ही उन पर नज़र पड़ गई हो। रुस्तम राव और जगमोहन मकान के गेट के एक तरफ झुके बैठे थे। दूसरी तरफ देवराज चौहान और बाकेलाल राठौर थे। चारों के चेहरे सुलग रहे थे। सड़क से गुजरते एक आदमी ने यह सब देखा तो वो घबराकर भागता चला गया। भीतर से मारे पर गोली चलावे, हम बट के रख दो सबों को। बाकेलाल राठौर गुर्रा उठा। चारों के हाथों में रिवॉल्वर दबी थी। बाप, रुस्तम राव देवराज चौहान से बोला, इस वक्त तू बड़ा है, ऑर्डर दे। उन लोगों को हमारे आने का पता लग गया है, देवराज चौहान खतरनाक स्वर में बोला। अब हम ये नहीं सोच सकते कि मोना चौधरी और उनके साथी लापरवाह हैं। वे सब हथियारबंद हैं और अब तक सब पोजीशन ले चुके होंगे हमारा मुकाबला करने के लिए, और हमारे सामने मजबूरी है कि कदम बढ़ा लेने के बाद उसे वापसी के लिए नहीं उठाते। दीवारें फांदो और भीतर चलो। ध्यान रहे वह हमें अपनी गोलियों का निशाना न बना सके। हम में से एक को भी कुछ हुआ तो वो नुकसान बहुत बड़ा होगा। जगमोहन की निगाहें आसपास दौड़ रही थीं। वो कह उठा, यह पूरी तरह रिहायशी इलाका है, ज़रा सा शोर पड़ते ही पुलिस आ सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है, देवराज चौहान ने बिचे स्वर में कहा। जब तक पुलिस नहीं आती तब तक डटकर मुकाबला करना है, खुद को बचाते हुए। सामने वाले को ख़त्म करना है। हो सकता है पुलिस ना पहुँचे। अगर पुलिस आ भी जाती है तो किसी भी सूरत में पुलिस पर फायरिंग नहीं करनी है, उसका मुकाबला नहीं करना है। पुलिस एक ऐसी संस्था है जिससे टक्कर लेकर कभी भी जीता नहीं जा सकता। थारी यो बात तो मारे को जचो। उसके बाद उनके बीच खामोशी छा गई। वो भीतर जाने के लिए अपने अपने लिए रास्ता तलाश करने लगे। सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने ये थी कि भीतर वाले बाहर नज़र रखे हुए थे। जगमोहन ने रुस्तम राव को देखा। क्या करना है? सोचता है बाप। मकान की दीवार के भीतरी तरफ लंबे लंबे पेड़ लगे थे, लेकिन वह घने नहीं थे। पेड़ का ज़मीन से निकलने वाला तना 15 फीट ऊपर जाकर टहनियों में बदल रहा था, जिस पर छोटे छोटे पत्ते थे। तने की गोलाई 1 सवा फीट से ज़्यादा नहीं थी, यानी कि तने की आड़ लेना बेवकूफ़ी थी। वे सब भीतर का जायज़ा ले चुके थे। इस तरह बैठे रहने से कोई फ़ायदा नहीं, जगमोहन बोला। मैं दीवार फांद कर भीतर। बाप, छोटा मुंह बड़ी बात तो है ही, पर इस तरह कुएं में कूदने का कोई फ़ायदा नहीं होएला। क्या मतलब? उसने रुस्तम राव को देखा। मोना चौधरी और उसके आदमियों की नज़र इधर ही होएला। वो तुम्हारा सीधा निशाना लेगा बाप। ज़रूरी तो नहीं कि निशाना लगे, जगमोहन ने दांत बीच कर कहा। मैं ज़्यादा इंतज़ार मत कर बाप। आप उन चक्कर काट कर मकान के पीछू को भीतर चलता है। आगे से देवराज चौहान और बाकी समायला चल। जगमोहन को बात जची। दोनों उसी तरह नीचे बैठे बैठे मकान की भारी दीवार की जद से निकले और उड़ते हुए तेज़ी से आगे बढ़ गए। कुछ मकानों के बाद मोड़ था, जो घूमकर गली के रूप में इसी मकान के पीछे से गुजर रहा था। उन्हें पूरा यकीन था कि भीतर वालों का पूरा जोर मकान के सामने की तरफ होगा। पीछे को अगर कोई हुआ भी तो एक हाथ से ज़्यादा नहीं होगा। देवराज चौहान और बाकेलाल राठौर ने उन दोनों को जाते देखा। यो तो सामने का मैदान छोड़कर भाग गए। लगो है यो दोनों पीछे का मैदान कवर करो। देवराज चौहान की आंखों में कठोरता मचल रही थी। बाके, हुक्म, तुम पोजीशन ले लो। मैं दीवार फलांग कर भीतर जा रहा हूँ। कुछ देर तुम यहीं रहकर मुझे कवर करो। भीतर नज़र रखो कि कहाँ से गोली आ रही है, उसका निशाना लो। तुम तो मौत के मुंह में जायो देवराज चौहान, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं। वो तो हम समझो, पर कोई दूसरा रास्ता न होवेगा? नहीं, ठीक हो। हम यहाँ ई से पोजीशन लेकर सबों को वडो। बाकेलाल राठौर की आंखों में बेचैनी के भाव थे। पर थारों को गोलियां लगने के चांस होवे? देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और नीचे बैठे ही बैठे सरक कर दीवार के करीब पहुंच गया। बाकेलाल राठौर सरक कर गेट के पास पहुंचा और सिर आगे करके एक आंख से भीतर का नज़ारा देखा और रिवॉल्वर वाला हाथ आगे कर लिया। भीतर का आधे से ज़्यादा नज़ारा उसकी एक आंख के सामने था। ज़्यादा सिर आगे करना खतरनाक था, कोई भी उसका निशाना ले सकता था। चेहरे पर अब दरिंदगी के भाव आ ठहरे थे। वह जानता था कि नतीजे में उसे या उसके साथियों को ज़िंदगी या मौत कुछ भी मिल सकती है, क्योंकि बचाव के हिसाब से भीतर वाले ज़्यादा बेहतर स्थिति में थे।
तभी बाकेलाल राठौर के कानों में तेज स्वर पड़ा। ये क्या हो रहा है? बाकेलाल राठौर ने तुरंत गर्दन घुमाकर देखा। 10 कदम दूर 60 बरस का बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे। ये देखकर कि वो गेट के पास चिपकर लेटा क्या कर रहा है। थारे को जानना जरूरी होवे का? अपना रास्ते लग। बाकेलाल राठौर ने दांत बींचकर कहा। मैं अभी पुलिस को खबर करता हूँ कि उस बूढ़े ने कहना चाहा। बाकेलाल राठौर ने रिवॉल्वर वाला हाथ उसे दिखाया। रिवॉल्वर देखते ही बूढ़ा घबरा कर भाग खड़ा हुआ। ससुरा, मारे से बात करके भीतर वालों को मारी पोजीशन समझा गया। बाकेलाल राठौर बड़बड़ाया और देवराज चौहान की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। दोनों की निगाहें मिली, आंखों ही आंखों में इशारे हुए। अगले ही पल देवराज चौहान खड़ा हुआ और दीवार पर हाथ रखकर ऊंची छलांग ली और दूसरे ही पल मकान के भीतर था, परंतु रुका नहीं। 15 फीट के खाली हिस्से को पार करने के इरादे से फुर्ती के साथ मकान की तरफ दौड़ा। एक साथ कई फायर हुए, परंतु देवराज चौहान के दौड़ने का ढंग ऐसा था कि आने वाली गोलियों से भी बचाव हो। लेकिन कई फायरों से बचाव कैसे होता? फिर भी बचाव रहा। जो गोली उसके चेहरे को उधेड़ने जा रही थी वो गले को छिलती हुई गुजर गई। देवराज चौहान दीवार तक पहुंच चुका था। बाकेलाल राठौर ने उन 2 जगहों को पहचाना जहां से देवराज चौहान पर फायर किए गए थे। एक जगह किचन की खिड़की थी और दूसरी जगह कमरे की खिड़की थी, जिसका पल्ला थोड़ा सा खुला हुआ था। दांत भींचे बाकेलाल राठौर ने हाथ में दबी रिवॉल्वर के सारे फायर दोनों जगह कर दिए। वह जानता था कि उसके फायरों से कोई घायल तक नहीं हुआ, लेकिन यह फ़ायदा अवश्य होगा कि भीतर वाले जान जाएंगे कि बाहर उन्हें कवर करने वाला कोई मौजूद है। ऐसे में वो कुछ सिमट जाएंगे। बाकेलाल राठौर ने खाली मैगजीन निकालकर रिवॉल्वर में नई मैगजीन डाली। मन में देवराज चौहान के लिए चिंता थी कि कहीं कोई गोली उसे तो नहीं लगी। वहाँ का वातावरण फायरिंग के शोर से गूंज उठा था। कई लोग अपने घरों से निकलने लगे थे कि ये शोर कैसा है। कुछ समझ गए थे कि ये गोलियों की आवाज़ें हैं, कुछ नहीं समझ पाए थे। बाकेलाल राठौर ने एक और फायर किचन की खिड़की की तरफ किया और फुर्ती के साथ उठकर खुद को छिपाते हुए भीतर झाँका। देवराज चौहान नजर आया, जो कि रेन वाटर पाइप को थामे बंदर की तरह छत की तरफ बढ़ता जा रहा था। ये देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। बहुत अच्छा मोर्चा संभाला गया था। देवराज चौहान छत पर पहुंचकर नीचे वालों को कवर करेगा। जगमोहन और रुस्तम राव पीछे की तरफ से और वो खुद सामने था। ऐसे में भीतर वाले खुद को हर तरफ से घिरे पाएंगे। बाकेलाल राठौर भीतर जाने का मौका तलाश करने लगा। तभी फायरिंग की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। आंखें चमक उठी। वह जानता था कि यह फायरिंग जगमोहन और रुस्तम राव द्वारा पीछे से की गई है, यानी कि अब मोना चौधरी और उसके साथी बचने वाले नहीं। हम सबको वट के रख दबंगा। बाकेलाल राठौर दांत भींचे बड़बड़ा उठा। 2-3 मिनट बीत गए। वो जानता था कि भीतर वालों का ध्यान अब सामने से हटकर पीछे की तरफ भी हो गया होगा। रिवॉल्वर थामे सावधानी से बाकेलाल राठौर खड़ा हुआ। भीतर देखा, कोई गोली उसकी तरफ नहीं आई। उसने फुर्ती के साथ दीवार फलांगी कि तभी फायर हुआ, परंतु बीच में पेड़ का वो पतला तना आ गया। गोली उस तने को टकराकर उसे बचा गई। जिधर से गोली आई थी उसने उस तरफ एक साथ 2-3 फायर किए और दौड़ता हुआ मकान की भीतरी दीवार के पास जा पहुंचा। अब वो सुरक्षित था। भीतर वालों के लिए उसका निशाना ले पाना अब आसान नहीं था। निशाना लेने के लिए उन्हें बाहर निकलना पड़ता और ऐसे में वो खुद भी निशाना बन सकते थे। ऐसे में गोली लगने का खतरा फिलहाल तो बहुत कम हो गया था। देवराज चौहान मकान की छत पर पहुंच चुका था। गोली जो गर्दन से रगड़ कर निकली थी उसकी वजह से गला और वहां से नीचे बहता खून छाती को सुर्ख कर रहा था। जख्म गहरा नहीं था, परंतु खून बराबर बह रहा था। उसने रिवॉल्वर को दांतों में फंसाया और जेब से रुमाल निकालकर उसे गले पर बांधा ताकि बहता खून रुक सके। उसके बाद पुनः रिवॉल्वर हाथ में ले ली। गोलियां चलने की आवाज़ कानों में पड़ी तो देवराज चौहान समझ गया कि जगमोहन और रुस्तम राव ने मकान के पीछे की तरफ से फायरिंग की है। इसके साथ ही देवराज चौहान की निगाह एक तरफ नजर आ रही, उसकी सीढ़ियों पर जा टिकी जो नीचे जा रही थी, जहां मोना चौधरी और उसके साथी मौजूद थे। मोना चौधरी की आंखें अंगारों की तरह सुलग रही थीं। हाथ में रिवॉल्वर थमी हुई थी, भिजे दांत, धधकता चेहरा, जिसमें के जर्रे जर्रे में क्रोध से भरा तनाव। बंगाली ने मकान के पीछे की तरफ से मोर्चा संभाल रखा था और पाली ने बाएं हाथ में दवा रखी रिवॉल्वर से आगे की तरफ निगाहें गड़ा रखी थी। जब देवराज चौहान भीतर आया था तो उन्होंने आगे के मोर्चे पर ध्यान रखा था, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी उनकी कोई गोली देवराज चौहान को निशाना नहीं बना सकी थी। फिर उसके बाद जब छत पर चलने की आहट महसूस हुई तो वे समझ गए कि देवराज चौहान रेन वाटर पाइप के जरिए छत पर जा पहुंचा है। उसी वक्त पीछे से फायरिंग हुई। तब पीछे महाजन था, लेकिन पास की दीवार की ओट ले लेने की वजह से वो बच गया था। लेकिन अब एक बात उसके सामने स्पष्ट हो गई थी कि उन्हें 3 तरफ से घेरा गया है। छत पर देवराज चौहान है, उसके साथी पीछे भी पहुंच चुके हैं और एक सामने की तरफ है। मोना चौधरी पारसनाथ और महाजन के पास पहुंची। महाजन सीढ़ियों की तरफ नज़र रख रहा था और पारसनाथ की निगाहें पीछे की तरफ से और सीढ़ियाँ
पीछे की तरफ से ही नीचे आती थी, इसलिए दोनों में ज़्यादा दूरी नहीं थी। हम लोगों को तीन तरफ से घेरा गया है, मोना चौधरी धीमे किंतु खूंखार स्वर में बोली। पारसनाथ के खुरदरे चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। यस बेबी, महाजन के चेहरे पर सख्ती थी। उन्होंने बहुत समझदारी से काम लिया, बहुत अच्छी तरह उन्होंने हमें घेर लिया, लेकिन इस घेराव का फ़ायदा उन्हें नहीं होगा। देवराज चौहान छत पर है, वो नीचे नहीं आ सकता। नीचे आने में कितनी भी फुर्ती दिखा ले, सीढ़ियों पर ही मारा जाएगा। मैं उसके इंतज़ार में हूँ। महाजन की आवाज़ छत तक देवराज चौहान के कानों में पड़ रही थी, जो ऊपर सीढ़ियों के कोने में मौजूद था, और वह जानता था कि महाजन कह रहा है। नीचे जाने के लिए आधी सीढ़ियाँ भी उसने तय की, और सीढ़ियों के मोड़ पर पहुँचते ही नीचे वाला पहले उसका निशाना लेगा, और उसे रिवॉल्वर इस्तेमाल करने का मौका तब मिलेगा जब उसे गोली लग चुकी होगी। मोना चौधरी के दांत बिचे रहे। पीछे की दीवार फांदकर वे लोग भीतर नहीं आ सकते, पारसनाथ ने खुरदरे सर में कहा। मैं और बंगाली उधर का ध्यान रख रहे हैं। जो ही उन्होंने ये कोशिश की तो वो गोलियों का निशाना बन जाएंगे। इस बात से वो लोग भी वाकिफ़ होंगे जो पीछे की तरफ है, तभी तो वो भीतर आने की कोशिश नहीं कर रहे। और सामने की तरफ से भी कोई भी तो नहीं आ सकता, महाजन बोला। दरवाजे बंद हैं और वहाँ रिवॉल्वर लिए पाली मौजूद है, यानी कि मकान के भीतर हम सुरक्षित हैं। मोना चौधरी ने महाजन को घूरा। हम सुरक्षित हैं, मोना चौधरी एक एक शब्द चबाकर बोली। या फिर यूं कह लो कि हम चूहेदान में चूहे की तरह कैद होकर रह गए। वो हमें घेर रहे हो, हम कुछ नहीं कर सकते। चूहे की तरह पिंजरे में बैठे रहें। देवराज चौहान उसके साथ ही मौका मिलने पर हम पर हमला कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए कोई बहादुरी की तो बात हुई नहीं। पारसनाथ की निगाह मोना चौधरी की तरफ उठी। तुम कहना क्या चाहती हो मोना चौधरी? पारसनाथ बोला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मैं इस घेराव से आज़ाद होकर आमने सामने देवराज चौहान का मुकाबला करना चाहती हूँ, मोना चौधरी ने तीखे स्वर में कहा। इसका तो फिर एक ही रास्ता है बेबी, महाजन ने गहरी सांस ली। क्या? ये सीढ़ियाँ चढ़ो और छत पर मौजूद देवराज चौहान के पास पहुँच जाओ। उसके बाद? मैं आत्महत्या करने के लिए नहीं, आमने सामने के मुकाबले के लिए कह रही हूँ, मोना चौधरी खतरनाक स्वर में कह उठी। मैं पहले सीढ़ियों से ऊपर चढ़ी या देवराज चौहान पहले नीचे आया, यानी कि जिसने भी पहल की उसकी मौत पक्की है। दो पल के लिए उनके बीच खामोशी रही। दो पल के लिए उनके बीच खामोशी रही। देवराज चौहान के इस घेरे को तोड़ना संभव नहीं, पारसनाथ बोला। घेरे को तोड़ने के लिए हमें खुले में जाना पड़ेगा, जो कि ठीक नहीं होगा। यही मजबूरी अब देवराज चौहान उसके साथियों को है। हमें शूट करने के लिए उन लोगों को मकान के भीतर आना पड़ेगा, और ऐसा करते ही वे मरेंगे। तभी बंगाली ने देखा पीछे की दीवार से एक हाथ ऊपर आया, जिसमें रिवॉल्वर दबी हुई थी। रिवॉल्वर का रुख भीतर की तरफ हुआ। नाल को इधर उधर घुमाते हुए 3-4 फायर हुए। बंगाली ने हाथ का निशाना लेकर फुर्ती के साथ 2 फायर किए, परंतु तब तक रिवॉल्वर वाला हाथ वहाँ से हट चुका था। बिना निशाने की चलाई गोलियाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकी। उसी वक्त सामने की तरफ से फायर की आवाज़ आई। दांत बीचे मोना चौधरी पलटी और कमरों के भीतर से गुजरती हुई मकान के सामने वाले कमरे में पहुंची कि उसे देखते ही देखते पाली ने रिवॉल्वर की नाल खिड़की से बाहर निकाली और नाल को बाईं तरफ टेढ़ा करते हुए फायर कर दिया। क्या हुआ? मोना चौधरी ने करीब पहुंचकर पूछा। वो मूंछों वाला भीतर आ चुका है, पाली ने सख्त स्वर में कहा। उसने मुझे खिड़की पर देखकर फायर कर दिया, लेकिन मैं पीछे हट गया। और जवाब में मैंने उधर फायर किया जिधर वो है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बेकार में गोलियों की बर्बादी हो रही है। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि ना तो वो लोग कुछ कर सकते हो, ना ही हम लोग। जो करने के लिए सामने आएगा वो मारा जाएगा। देवराज चौहान तो छत पर पहुंच चुका है। रह रहकर उसके छत पर चलने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। मोना चौधरी के दांत भिचे हुए थे। इन लोगों को भगाने का मैंने इंतज़ाम कर दिया है। पाली की आवाज़ में कड़वापन आ गया। क्या मतलब? फ़ोन पर पुलिस को खबर कर दी है कि यहाँ कुछ बदमाशों ने हमला कर दिया है और गोलियाँ चला रहे हैं। पुलिस के आते ही देवराज चौहान उसके साथ यहाँ से भाग जाएंगे, पाली मुस्कुराया। ये तुमने क्या किया बेवकूफ़? मोना चौधरी की आवाज़ में गुस्सा भर आया। गलत किया गया? हाँ, मोना चौधरी ने पूर्व स्वर में कहा। अभी कोई ना कोई रास्ता निकल आता उनसे निपटने का। तुम? मोना चौधरी, मेरी तरह पुलिस के पास 2-4 फ़ोन और भी पहुँचे होंगे। कितनी गोलियाँ चल चुकी हैं? कितनी देर से फायरिंग हो रही है? लोग कान बंद करके बैठने से तो रहे, पाली ने कहा। मोना चौधरी उसे घूरती रही। उसी वक्त गोली चली। मोना चौधरी तुरंत मकान के पीछे वाले हिस्से में पहुंची। गोली किसने चलाई? मोना चौधरी की आवाज़ में दरिंदगी थी। मैंने। क्यों? ऊपर से देवराज चौहान ने सीढ़ियों पर बड़ा सा पत्थर इस तरह लुढ़काया कि लगे जैसे कोई नीचे उतर रहा, तो मुझे फायर करना पड़ा। फिर वो पत्थर नज़र आया, सामने वाली सीढ़ी पर पड़ा है। देवराज चौहान नीचे आने की कोशिश में है, मोना चौधरी बोली, और मैं उसके इंतज़ार में हूँ। महाजन खतरनाक स्वर में कह उठा। कोई फ़ायदा नहीं। पारसनाथ की निगाह मोना चौधरी की तरफ उठी। तभी चंद कदम दूर मौजूद बंगाली बोला। मैं अपने आदमियों को फ़ोन करता हूँ, 15 मिनट में ही वो यहाँ होंगे। उसके बाद तो इन लोगों को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। बंगाली के सर में क्रूरता के भाव थे।
अब किसी भी बात का कोई फ़ायदा नहीं, मोना चौधरी तीखे स्वर में कह उठी। पाली ने बेवकूफ़ी कर दी है। कैसी बेवकूफ़ी? पारसनाथ की आंखें सिकुड़ी। उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया कि यहाँ फायरिंग हो रही है। बेवकूफ़, महाजन के होठों से निकला। उसने ऐसा क्यों किया? अपनी समझ के मुताबिक उसने ये काम बचाव के लिए किया है, मोना चौधरी जहरीले स्वर में बोली। दिमाग खराब हो गया उसका, महाजन झल्लाया। पुलिस का यहाँ आना ठीक नहीं होगा। पारसनाथ का स्वर सख्त था। हमें नुकसान हो सकता है। अब पुलिस कभी भी आ सकती है। मोना चौधरी गुस्से में थी। तभी कुछ दूर मौजूद बंगाली की आवाज़ आई। पुलिस पर फायरिंग मत करना, नहीं तो वो मेरा रिश्त बिस्तरा गोल कर देगी। सामने पड़ने पर पुलिस से मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। पारसनाथ का खुरदरा सर कठोर था। नहीं, बंगाली ने फौरन कहा। इस बारे में मोना चौधरी से मेरी बात हो चुकी है। पारसनाथ ने मोना चौधरी को देखा। पुलिस के सामने आने पर हाथ तो खड़े करने से रहे। महाजन की आवाज़ में तीखापन था। तुम लोग तो पुलिस से झगड़ा करके चले जाओगे, बाद में मैं नहीं बचूंगा। मोना चौधरी का चेहरा धधक रहा था। इस वक्त तो ये सोचो कि पुलिस के आने पर देवराज चौहान उसके साथी तो बचकर निकल जाएंगे, क्योंकि उनका घेरा बाहर की तरफ है। उसके बाद पुलिस की गाज हम पर ही गिरेगी। अगर हम हथियार छिपाकर हाथ खड़े करके शरीफों की तरह उनके सामने आ जाएं, तो अभी देर सवेर में वो हमारी असलियत जान जाएगी। यानी कि इस वक्त हमें देवराज चौहान से ज़्यादा पुलिस से खतरा है। महाजन और पारसनाथ की निगाहें मिली। फिर क्या किया जाए, पूछा बंगाली ने। सबकी निगाहें मिली। आंखों में एक ही जवाब था। इस जगह को फ़ौरन छोड़ देना ही हम सबके लिए बेहतर होगा। मोना चौधरी कह उठी। देवराज चौहान से फिर निपट लिया जाएगा। वो तो किसी भी हाल में हमारे हाथों बचने वाला नहीं। इस वक्त हम देवराज चौहान के घेरे में हैं, पारसनाथ सख्त स्वर में बोला। अपनी मर्जी से निकल भी नहीं सकते। देवराज चौहान से इस बारे में बात की जाए, महाजन शब्दों को चबाकर बोला। सबके चेहरों पर कठोरता थी। जवाब में किसी ने कुछ नहीं कहा। छत पर सीढ़ियों के कोने में मौजूद देवराज चौहान के कानों में मध्यम सी सब आवाज़ें सारे शब्द पढ़ रहे थे, और वह भी महसूस कर रहा था कि उनके झगड़े के बीच पुलिस का आना ठीक नहीं। अगर पुलिस आने वाली है तो ऐसे में यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। तभी उनके कानों में महाजन की आवाज़ पड़ी जो उसे पुकार रहा था। देवराज चौहान। देवराज चौहान ने महाजन की आवाज़ को पहचाना और समझ भी गया कि उसे क्यों पुकारा जा रहा है। उसके जवाब न देने पर महाजन की आवाज़ फिर से कानों में पड़ी। देवराज चौहान। हाँ, देवराज चौहान का लहजा शांत था। मैं महाजन बोल। पहचान लिया मैंने। देवराज चौहान का हाथ अपने खून से सने गले पर था। ज़रा रुमाल बांध रखा था, अब खून बहना रुक चुका था। बात बोल। बेबी तुमसे बात करना चाहती है। करो। क्षणिक खामोशी के बाद मोना चौधरी का तीखा स्वर कानों में पड़ा। देवराज चौहान, कुछ ही देर में यहाँ पुलिस आने वाली है। ऐसे में हम लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। अलबत्ता पुलिस के बीच में आ जाने की वजह से हालात और बिगड़ सकते हैं। देवराज चौहान खामोश रहा। सुन रहे हो? हाँ। अगर तुम्हें पुलिस के बीच में आने से परहेज नहीं तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं। फैसला मैं तुम पर छोड़ रही हूँ। इस वक्त हालातों को यहीं रोककर फैसला फिर किसी दिन पर छोड़ना चाहते हो तो बेहतर, नहीं तो इस वक्त जो जैसा चल रहा है बेशक वैसे ही चलने दो, जैसा तुम पसंद करो। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर को बगल में दबाकर सिगरेट सुलगाई। क्या मालूम आज के बाद तुम कब सामने पड़ो। कश लेकर रिवॉल्वर हाथ में लेते देवराज चौहान बोला। देवराज चौहान। मोना चौधरी की आवाज़ में एकाएक सुलगन आ गई थी। अब मैं तुमसे ज़्यादा जल्दी में हूँ कि अब मैं फैसला हो, और पुलिस की वजह से हम निकलने की सोच रहे हैं, लेकिन वायदा रहा कि बहुत जल्द तुम हम में मुलाकात होगी। आखिरी फैसले से भरी मुलाकात। तो जगह तय कर लो। आखिरी मुलाकात के लिए हम वहीं मिलेंगे। वक्त भी बता दो। देवराज चौहान का सर सपाट था। दो पल की चुप्पी के बाद मोना चौधरी का स्वर आया। बंगाली, ऐसी कोई जगह बताओ जहाँ देवराज चौहान से फैसले से भरी मुलाकात हो सके। बंगाली ने तुरंत मुंबई के बाहर की जगह बताई। जगह के बारे में सुना देवराज चौहान? मोना चौधरी का सर इस बार ऊंचा था। सुना, हम कल मुलाकात करेंगे, देवराज चौहान ने कहा। वक्त तुम्हारी पसंद का। दिन के 12 बजे। ठीक है, मैं अपने साथियों को यहाँ से ले जा रहा हूँ। पीठ पर वार करने की भूल मत कर बैठना। देवराज चौहान की आवाज़ में एक दरिंदगी के भाव आ गए थे। जहाँ बराबर की टक्कर हो वहाँ पर पीठ पर वार नहीं होते देवराज चौहान। मोना चौधरी की आवाज़ तीखी थी। देवराज चौहान ने ऊंचे स्वर में आवाज़ लगाई। जगमोहन। मकान के पीछे की दीवार के पार जगमोहन की आवाज़ आई। हाँ, पुलिस आने वाली है, यहाँ से निकल चलो। रुस्ता राव को भी बोल दो, देवराज चौहान ने कहा। लेकिन जगमोहन ने कहना चाहा। बाकी बातें बाद में होंगी, यहाँ से निकलो। सामने की तरफ से बाकियों को ले लो। यह सुनते ही मोना चौधरी महाजन से बोली। पाली से बोलो किसी पर गोली मत चलाए। महाजन ने अपनी जगह छोड़ी और मकान के भीतरी कमरे की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान छत के दूसरे हिस्से में पहुंचा जहाँ से वह रेन वाटर पाइप के ऊपर आया था। रिवॉल्वर दांतों में फंसाकर नीचे उतरा और रिवॉल्वर पुनः हाथों में ले ली। चंद कदमों की दूरी पर मौजूद बाकेलाल राठौर ने उसे देखा। कहा हो वो, यहाँ से निकलो, पुलिस आने वाली है। क्या कहते हो? हम तो मोना चौधरी को वटने आए हो। पुलिस की परवाह ना होवे हमको। अभी चलो, कल मोना चौधरी से फैसले से भरी मुलाकात होगी। वो कैसे? जगह और वक्त तय हो चुका है।
कल मामला एक किनारे लग जाएगा। कहते हुए देवराज चौहान के जबड़ों में कसाव भरता चला गया। जो भी हो, कल ये मामला ख़त्म होकर ही रहेगा। इसके साथ ही आगे बढ़ता देवराज चौहान गेट के पास पहुंचा और कुंडी खोलकर पल्ला एक तरफ करते हुए बाहर निकलता चला गया। बाकेलाल राठौर उसके साथ हो गया। दोनों कार तक पहुंचे। करमपाल सिंह स्टीयरिंग सीट पर मौजूद था। वे भीतर बैठ गए। क्या हुआ? करमपाल सिंह ने पूछा। सुनाने को आवे कि यहाँ पुलिस पहुँचने वाले होवे। कैसे पता लगा? मालूम नहीं, देवराज चौहान ही बोलो। करमपाल सिंह ने प्रश्न भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने कुछ कहने की अपेक्षा सिगरेट सुलगा ली। अगले 2 मिनट बाद जगमोहन और रुस्तराव भी वहाँ पहुँचे और कार में बैठ गए। करमपाल सिंह कार में बैठने लगा कि तभी उनके कानों में पुलिस सायरन की तेज़ आवाज़ पड़ी। देखते ही देखते पुलिस वालों से भरी जिप्सी उनके बगल से गुजरती चली गई। पुलिस तो आ गई। मोना चौधरी उसके साथ ही फंसो ही फंसो। कोई नहीं फंसेला बाप, वो सब अब तक पतली गली से निकल गए वाला। करमपाल सिंह ने कार मोड़ी और दौड़ा दी। क्या हुआ था? जगमोहन ने पूछा। देवराज चौहान ने बताया। कोई बात नहीं, एको दिन और जी ले ससुरी, कल बढ़ेंगे मोना चौधरी को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जीत का ताज के 8वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।